है, अनेकाच है, क्योंकि इसमें दो अच हैं, एक तो ज में आ और ग्री में ग में री, तो दो अच होने के कारण यह धातु आपकी अनेकाच है। यदि धातु आपकी अनेकाच होती है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि अजादी है कि हलादी है। तो ये धातु कैसी है? हलादी, क्योंकि हल अर्थात व्यंजन और आदि मतलब पहला। यदि पहला वर्ण आपका व्यंजन हो तो क्या कहलाएगा? हलादी। तो हलादी धातु है तो इसके प्रथम भाग को द्वित्व होगा। प्रथम भाग क्या है? जागरी का जा, ये प्रथम भाग है। आपको कैसे लेना पड़ता है कि जो आपका स्वर है उस स्वर से पूर्व तक का भाग आपका पहला भाग कहलाएगा। आ है, आ से पूर्व में क्या है? ज है, तो ये आपका पहला भाग है। ज और आ ये पहला भाग है, ठीक है। सर से तो स्क्रीन रे न दृश्यते, बराबर दिख रही है, आपका वहाँ प्रॉब्लम होगा मैडम। दृश्यते दृश्यते भगिनी। नहीं, जो ये अक्षर बता रहे हैं वो तो नहीं दिख रहा ना, जो पाक बता रहे हैं। सब दिख रहे हैं मैडम, आपका दृश्यते प्रॉब्लम होगा। दृश्यते। अच्छा अच्छा, क्षम्यताम। महेश महोदय, जी हरिओम। हरिओम, बोलिए। बदामी महोदय। हाँ परंतु हाँ महोदय, ऐसा था कि जैसे कि आपने जो है शुरू वाला जो आपने बताया था अजादे द्वितीय, इससे तो अर्थ मतलब जो है कि सूत्र से मालूम पड़ जाता है, अर्थ भी मालूम पड़ जाता है और सम्यक अस्ति। लेकिन जो एकाचो द्वे प्रथमस्य अस्ति, अत्र मत जो है कि क्या नाम है इसका, मालूम नहीं पड़ता कि इसका अर्थ क्या है। और ये जो जैसे कि ये जो हलादी के लिए आपने जो बता रहे हैं, देखिए क्षम्यतां युगल किशोर महोदय, क्षम्यतां, कृपया टिप्पणी पुस्तिकां लिखितुम् अनन्तरं वयं चर्चा कुर्मः। मनीष महोदय अग्रे चलामः। अब चलते हैं, अगला सूत्र आया जब हमको पता लग गया कि धातु को दो भागों में विभाजन करना है, एक तो अनेकाच और एक एकाच, और अनेकाच को भी दो भागों में विभाजन करना है, हलादी और अजादी। यदि धातु आपकी हलादी है तो आपको क्या समझना है कि उसके प्रथम भाग को द्वित्व होगा, ठीक है। और यदि आपकी धातु अजादी है तो सूत्र आया, अब देखिए 6 एक एक कंप्लीट हो गया, तो अब इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए अजादेर द्वितीय, अगला सूत्र है इसका, तो अब उसको पढ़ना चाहिए। पर माता जी की पुस्तक में वो पहले आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम कुछ इसका वो हो, उपयोग हो, और मेरी नजरों से इसे दूसरे बार में पढ़ना चाहिए। अब आया कि जो भी धातु आपकी अनेकाच हो और यदि उसका वर्ण आदि अच मतलब आदि वर्ण मतलब प्रथम वर्ण यदि अच हो तो कैसी कहलाएगी? अजादी। तो उसके द्वितीय भाग को द्वित्व होता है। जैसे देखिए इसी धातु है, इसी धातु और उखी, ईक्षी, ये तीनों धातुओं में, ये तीनों धातुओं का प्रथम वर्ण क्या है? ई, उ और ई, दीर्घ ई। तो ये अजादी है कि नहीं है? सबको पता लग गया कि प्रथम वर्ण यदि स्वर है तो अजादी, और प्रथम वर्ण यदि हल है तो हलादी। और यदि धातु आपकी अजादी है और अनेकाच है तो उसके द्वितीय भाग को द्वित्व होगा। तो देखिए इसी शी, ठीक है। अब एक प्रश्न लेते हैं, काफी लोगों ने पूछा कि ये जो हमने जैसे इसी शी, इसी धातु को हमने द्वित्व किया तो क्या बना हमारा? इसी शी बना। अब इसमें सूत्र हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पूर्वाभ्यास, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। तो उनका प्रश्न ये था कि पूर्व, इनमें से पूर्व वाला कौन सा है? तो देखिए इसी शी, तो यहाँ पर एक इसी है और एक दूसरा क्या है? शी। तो जिस भाग को हमने द्वित्व किया हो उसी में ही आपको अभ्यास संज्ञा समझनी होगी। जैसे इसी में हमने किस भाग को द्वित्व किया है निकुंज महोदय? कोई बताइए, इसी में किस भाग को द्वित्व किया है? शी को, शी भाग को द्वित्व किया है। तो शी भाग को द्वित्व करने पर दो शी बन गए, शी शी। इन दोनों शी में जो पूर्व वाला है वो अभ्यास है। तो इसी का जो शी है केवल वह मात्र अभ्यास है, इसी पूरा अभ्यास आपका नहीं है। समझ में आया किसी को? महोदय कि ये जो पूर्व में इसी है ये पूरा अभ्यास नहीं है,
केवल मात्र उसी का जो सी है, जितना भाग द्वित्व हुआ हो उसमें जो पूर्व वाला हो वो अभ्यास होता है। ठीक है, अगला सूत्र आया नंद्राह संयोगादयः। यदि धातु यदि धातु में यदि न, द और र का संयोग होगा तो उसको संयोग का आदि वर्ण, संयोग का आदि वर्ण यदि नकार होगा, दकार होगा, रेप होगा तो उनको द्वित्व नहीं होता है। ठीक है, अब पुनः जिसको नहीं समझ में आएगा वह पूर्व कक्षा को देख लीजिएगा, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो यदि धातु में एक ही अच है तो समझिए कि पूरा का पूरा धातु ही प्रथम अवयव एकाच है, इसलिए उसे पूरे धातु को ही द्वित्व होता है। ठीक समझ में आया सभी को कि धातु में यदि एक ही अच है तो उस पूरी धातु को द्वित्व होगा। ठीक है, अस्तु, अगले सलाम है। अब देखिए, जब हमने धातु को द्वित्व कर दिया तो एक अगला सूत्र आया पूर्वोऽभ्यासः। ये सूत्र अभी मैंने बोला था कि इस द्वित्व प्रकरण, क्या लिखा है इसे पढ़िए, इस द्वित्व प्रकरण में धातु के जिस भाग को द्वित्व हो, केवल जिस भाग को द्वित्व होगा उसमें ही पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। ठीक है, देखिए यथा ऊर्णु नु, कुछ लोगों का प्रश्न था, वही प्रश्न जो भी मैं बताया। तो ऊर्णु नु में देखिए, ऊर्णु धातु को जब हमने द्वित्व किया तो ऊर्णु धातु कैसी है, अनेकाच है और अजादी है। तो अजादी अनेकाच होने के कारण अजादे द्वितीयस्य, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय भाग को द्वित्व हुआ। तो र, न और उ इनको द्वित्व प्राप्त हुआ और न नंद्राह संयोगादयः ने र का निषेध कर दिया, क्योंकि संयोग र और न का संयोग है और संयोग के आदि वर्ण यदि र हो, द हो और न हो तो उसको द्वित्व नहीं होता है। वह केवल नु मात्र को द्वित्व आपका प्राप्त हुआ। तो अब नु हो गया तो ऊर्णु नु बन गया। अब इसमें अभ्यास संज्ञा करनी है तो किसकी अभ्यास संज्ञा होगी, तो दोनों में जो पूर्व वाला नु है उसकी अभ्यास संज्ञा होगी, पूरे ऊर्णु की नहीं होगी, पूरे ऊर्णु की नहीं होगी। समझ में आया, लिखा है ना, ऊर्णु नु में पहले वाला नु अभ्यास है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ तो नु को द्वित्व किया था, यहाँ नु कैसे हो गया, ना की जगह ना। तो यह आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, इस पे ये इतना मुख्य नहीं है, जरूरी नहीं है। जो जरूरी काम है वह आपका ये है कि द्वित्व कैसे होता है और उसमें द्वित्व करने में आपका और अभ्यास संज्ञा किसकी होती है, केवल इतना मुख्य है। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास को लेकर कार्य। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हलादि शेषः। ठीक है, कि अभ्यास का जो आदि हल वह शेष बचता है, अन्य हलों का लोप होता है। यदि आप किसी धातु को द्वित्व करेंगे तो उस धातु में जो अभ्यास होगा उसमें पहला वाला हल ही शेष बचेगा, अन्य सभी हलों का लोप होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला सर्पूर्वाः हयः, यानी कि यदि ये पूर्व सूत्र का हलादि शेषः का अपवाद सूत्र है। यह कहता है कि जिस अभ्यास के आदि में शर हो, तो अभ्यास का आदि मतलब प्रथम वर्ण यदि शर हो और उसके बाद में खय प्रत्याहार हो तो उसमें खय शेष रहता है, अन्य हलों का लोप हो जाता है। पूर्व कक्षा में यदि किसी को न समझ में आया तो पूर्व कक्षा को देख लीजिएगा। तो अब आज के जो मुख्य वो है वो वहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र आया, यह सूत्र बहुत ही आसान है। सूत्र है आपका, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ महोदय, श्रूयते। थोड़ा बीच बीच में बोलते रहिए, पता लगेगा डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता नहीं लगेगा ना। हाँ महोदय, सूत्र आया आपका, इस कक्षा का प्रथम सूत्र आया वह है ह्रस्वः। यह सूत्र कहता है कि जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है, तो आपने अभ्यास संज्ञा किस सूत्र से करेंगे बताइए, कोई है? जिसका द्वित्व होता है उसका आगे 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 जो पहला पूर्वोऽभ्यासः से
पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यासः। हाँ जी, पूर्व वाला, पहले वाला नहीं बोलिए, मत बोलिए, पूर्व वाला बोलिए, पूर्व वाला अभ्यास पूर्व वाला, वाला। पूर्वोऽभ्यासः। ठीक है, क्योंकि सूत्र ही नहीं पूर्व लिखा है, पूर्व अभ्यास, पूर्व अभ्यास, ठीक है। अब देखिए, जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है उसे ह्रस्व होता है, जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है उसे ह्रस्व होता है। कौन कह रहा है सूत्र? कह रहा है ह्रस्वः, ठीक है। अब देखिए, धातु थी आपकी खा, खाद, ठीक है, धातु थी आपकी क्या? खाद। अब खाद में खाद धातु को द्वित्व किया हमने, तो क्या बना? खाद खाद। यहाँ कितने हैं? खाद। मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, एक बार ये सूत्र लिख के दिखा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सूत्र धातु है खाद, इस खाद धातु को जब हम द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? खाद। क्यों? खाद। हाँ, खाद खाद बनेगा, खाद 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 पूरा बनेगा। देखिए, यह धातु आपकी एकाच है कि अनेकाच है, ये बताइए। एकाच। एकाच है, एकाच है। जो भी धातु क्षम्यताम्। आपकी एकाच होती है उस पूरी धातु को द्वित्व होता है, ठीक है। तो खाद धातु को द्वित्व हो तो क्या बन गया? खाद। खाद। खाद खाद बन गया, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में पूर्व वाला पूर्वाभ्यास, पूर्व वाला जो खाद है उसकी क्या होगी? आपकी अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा हो गई पूर्व वाले की, ठीक है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होगी, ठीक है। अब देखिए कि अब सूत्र आया, आपने सभी लोग पढ़ चुके हैं, हलादि शेषः। क्या कहता है? अभ्यास का आदि हल ही शेष रहता है, अन्य हलों का लोप होता है। तो ये बताइए, कोई बता सकता है कि अभ्यास में कितने हल हैं? एक दो हल है सर। दो दो हल है, दो हल है। दो हल हैं, केवल हाँ, खा रह जाएगा, ठीक खा है। बाकी रहेगा। हाँ, अब पहला वाला जो हल है वहां शेष बचेगा और अन्य हलों का लोप हो जाएगा। तो अन्य हल का है केवल द का लोप हो जाएगा। स्वर का लोप नहीं होगा, तो द का लोप हो गया, तो क्या बचा आपका? खा, ठीक है। अब देखिए, खाद बन गया आपका। कब बन गया? जब आपने हलादि शेषः सूत्र आपने लगा दिया। अब देखिए, इसके बाद खाद बनने के बाद में सूत्र आया आपका ह्रस्वः। वो क्या कहता है कि अभ्यास को ह्रस्व होता है। क्या अर्थ है उसका? केवल मात्र बहुत छोटा अर्थ है। वो कहता है कि अभ्यास को ह्रस्व होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? हाँ महोदय। तो अब ये खा है, इस ह्रस्व का मतलब समझा जाए तो कहें कि छोटा हो जाएगा, ठीक है। ह्रस्व माने छोटा। अब ये हो जाएगा। हमारा खा है, इसको ये कैसा है? दीर्घ है, इसको ह्रस्व होने पे क्या होता है? ख। समझ में आया? तो बन गया ख खाद, ठीक है। अब देखिए, खा खाद था, तो खा खाद तो क्या हो गया? ख खाद हो गया। अब ये देखिए, नी, तो नी में जो पूर्व वाला नी है उसको ह्रस्व होकर क्या हो गया? नी। लू में देखिए, लू था तो उसको क्या हो गया? लू से। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य आ रहा है जो आपको समझाना, अलग एक्स्ट्रा समझाना है कि ह्रस्व विधि में मतलब कि जब आप ह्रस्व कर रहे हो तो एच के स्थान पर एक ह्रस्व होता है। तो एच मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? एच प्रत्याहार किसी को पता हो? ए आई ओ औ। हाँ, ए आई ओ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ए ओ आई औ, पर लेकिन एच को आपको क्रम से बोलना है, ए आई ओ औ नहीं कहना है, ए ओ आई औ कहना है, ठीक है। जैसा माहेश्वर सूत्रों में लिखा है, तो ए ओ आई औ, ठीक है। तो एच के अंदर आते हैं ए ओ आई औ आते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए ओ आई औ के स्थान पर यदि आपको ह्रस्व करने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना है?
केवल इतना समझिए कि ए और आई के स्थान पे आपको ई ह्रस्व करना है और ओ और औ के स्थान पर आपको क्या करना है, ऊ करना है ह्रस्व। समझ में आया सभी को? हाँ ऊ। इसे मैं बोल रहा हूँ एक बार, ए और आई के स्थान पे आपको करना है ई और ओ और औ के स्थान पर करना है आपको छोटा ऊ। कोई पूछे किस सूत्र से कर रहे हैं, तो सूत्र का नाम है एच ह्रस्वादेशे। इस सूत्र को भी केवल इतना मात्र समझ लीजिए कि यदि कभी भी आपको कहा जाए कि ए ओ आई औ को ह्रस्व करना है, कहीं भी, यहाँ नहीं केवल मात्र पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि आपको कहा जाए कि ए ओ आई औ को ह्रस्व करना है तो उसे ह्रस्व इक होता है, मतलब कि ए और आई के स्थान पे ई होगा ह्रस्व और ओ और औ के स्थान पे ऊ होगा ह्रस्व। समझ में आया? देखिए से सेव है, ठीक है, से सेव में अब देखिए से सेव में ए को ह्रस्व होगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? ई, तो क्या बन गया? सी सेव। समझ में आ रही बात? हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ 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 महोदय। समझ में आया कि कभी जी, भी जी। ए को ह्रस्व, समझ आ रही है। ए को और आई को ह्रस्व करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई ह्रस्व करना पड़ेगा, और ओ और औ को ह्रस्व करना हो करेगा तो ऊ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ देखिए से में से को ह्रस्व किया तो सी बन गया, ए को ई हो गया ह्रस्व, और गोष्ठ में देखिए ओ को ह्रस्व किया तो क्या बन गया, ऊ बन गया, गु गोष्ठ बन गया, ढऊ को धू ढऊक बन गया। समझ में आया सभी को? हाँ महोदय। कोई पूछे तो सूत्र है आपका जो ह्रस्व करने वाला, ये जो ए को ई कौन बना रहा है, यह सूत्र है आपका एच ह्रस्वादेश। केवल इतना मात्र समझिएगा, जब आपको धीरे धीरे पढ़ के और मजबूत हो जाएगा तो मैं आपको इसका इस सूत्र का पूरा अर्थ समझाऊंगा। महोदय एक बार फिर से बताइए। हाँ अभी मैंने कहा था कि धातु मतलब ह्रस्व सूत्र है, कहता है कि आपको ह्रस्व होता है, ठीक है। तो अभ्यास में यदि दीर्घ ई है तो उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई हो जाएगा। समझ में आया? अभ्यास में यदि आ है तो उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व आ हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा अभी धातु थी हमारी, क्या थी, नी, केवल मात्र नी धातु है। इस नी धातु को द्वित्व किया तो क्या नी नी बन गया आपका। इसमें जो पूर्व वाला है इसमें हलादी शेषा लगेगा क्या, कोई बताएगा? नहीं इसमें तो अच है। आज है इसलिए इसमें हलादी शेषा नहीं हाँ अच नहीं, अच है। एक ही हल है, इसमें एक ही हल है, इससे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जहाँ एक से अधिक हल हो तब लगेगा। तो देखिए अब इसको सूत्र आया ह्रस्वा, उसने कहा कि ई को अभ्यास को ह्रस्व हो। अभ्यास क्या है हमारा, न में ई, तो इसको ह्रस्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटी ई हो गया, नी हो गया, नी नी। अब तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि आ को आ बनाना है, ई को ई बनाना है, ऊ को ऊ बनाना है। अब यदि कहीं पर हमें ए मिल जाए, जैसे आया धातु आई, पहले आई सेव, ठीक है। अब देखिए सेव धातु है आपकी, कैसी है, एकाच है कि अनेकाच है? अनेकाच है। अनेकाच। अनेकाच दिख रही है आप सभी को? एकाच। अब एकाच है तो इस पूरी धातु को द्वित्व होगा तो क्या हो जाएगा, सेव सेव हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। हाँ तो सेव पूर्व की अभ्यास संज्ञा। अब अभ्यास में दो हल है, एक तो सा है एक वाह है, तो पहला वाला बचेगा और बाद वाले का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो बनेगा से सेव, से सेव। अब सूत्र आया ह्रस्व। यह सूत्र कहता है कि अभ्यास को क्या होता है,
ह्रस्व होता है। तो देखिए अभ्यास में ए है, ठीक है। हाँ, अब ए को ह्रस्व क्या करें, ए को ह्रस्व क्या करें, तो सूत्र, तो पाणिनि ने सूत्र बनाया कि कहीं भी यदि ए और आई को ह्रस्व करने के लिए कहा जाए तो उसको हमेशा ह्रस्व क्या होगा, ई होगा। समझ में आया सभी को? अच्छा, ये मतलब ये आदेश है। हाँ महोदय। सूत्र आपको कार्य बता रहा है, हाँ, ठीक है, आदेश कर रहा है हाँ, कि ए और आई को यदि कभी ह्रस्व करने के लिए कहा जाए तो ह्रस्व क्या होगा, ई होगा। तो ए को ई हो जाएगा ह्रस्व, तो क्या बन जाएगा, सी सेव, ठीक है। आप अपनी पुस्तक में भी देखिएगा, हुआ है ना। हाँ, जी जी। देखिए यहाँ हुआ है ना, से सेव में सी सेव हो सी गया। सेव। हाँ, अब ऐसे देखिए, अब बता रहा है, दोबारा कह रहे हैं कि यदि धातु को आपको, अब यदि ए ई ई आई, ए और आई को तो समझ में आ गया, हाँ, अब ऊ और ओ को कैसे समझेंगे। अब धातु है हमारी गो, ठीक है, धातु है पूरी गोष्ठ, गोष्ठ गोष्ठ है धातु, क्या है हमारी, प्रकार है। अब ये बताइए धातु अनेकाच है कि एकाच है? अनेकाच। एक, क्यों है अनेकाच? एकाच, एकाच। एकाच है। काच है महोदय। एकाच। हाँ, देखिए मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ ना कि जब तक आपको एकाच और अनेकाच का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप गलत करते रहेंगे। ये धातु एकाच है क्योंकि इसमें एक ही स्वर है। कौन सा स्वर है, ओ। तो इस धातु को क्या होगा, पूरी की पूरी धातु को द्वित्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गोष्ठ गोष्ठ। गोष्ठ, ठीक है। अब देखिए गोष्ठ गोष्ठ बन जाने पर अब क्या करेंगे, जब गोष्ठ गोष्ठ बन गया तो पूर्वाभ्यास, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा कर देंगे, अभ्यास संज्ञा हो गई। अब बताइए अब सूत्र हलादि शेषा लगेगा नहीं लगेगा? हाँ महोदय लगेगा। लगेगा, किस लिए लगेगा, क्योंकि दो तीन हल है इसमें, एक से अधिक हल है। संयोग, संयोग है। नहीं नहीं, संयोग से मतलब नहीं है, हाँ, एक से ज्यादा हल है। अभ्यास में यदि कभी भी एक से ज्यादा हल हो तो आपको हलादि शेषा से एक ही हल बचाना है, सबका लोप कर देना है। अस्तु। तो च का लोप हो जाएगा और आपका श का भी लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, गो गोष्ठ। गोष्ठ। को गो गोष्ठ बन गया। अब देखिए गो गोष्ठ बन जाने के बाद में आपको क्या करना है, अब सूत्र आया ह्रस्व, वो कहता है अभ्यास को ह्रस्व होता है। अब अभ्यास क्या है आपका, ओ, ठीक है। अब उसको ह्रस्व करना है तो ओ को ह्रस्व क्या होगा, तो सूत्र आया आपका एच एच ह्रस्वादेह है। वह कहता है कि ओ को ह्रस्व करना हो तो क्या करना होगा, ऊ करना। समझ में आया? कभी भी आपको ओ और औ को ह्रस्व करने की बात आए तो ओ और औ को ह्रस्व क्या होगा, ऊ। ऊ होगा। समझ में आया सभी को? ओ और औ को ह्रस्व क्या होगा, ऊ होगा। कौन कहेगा, एच ह्रस्वादेशे। यह सूत्र इतना ही कार्य करता है। अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा, को नहीं समझ में आया वो वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझ में आ जाएगा, और कुछ और धीरे पढ़ते 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 मजबूत हो जाएगा आप सभी का। अब देखिए अगला सूत्र आया उरत। क्या है सूत्र, उरत। उरत। अब ये कहता है कि रिवर्णांत अभ्यास, क्या कह रहा है मतलब ये, विवरणांत अभ्यास। रिवर्णांत माने कि रिवर्ण कहते हैं रिकार को, री, ठीक है। यदि धातु में, यदि धातु अभ्यास, जब धातु को द्वित्व कर देंगे तो उसमें जो अभ्यास होगा यदि उसके अंत में री है तो उसको उस री की जगह क्या करना है, आपको अर्थ करना है। क्या करना है, अर्थ करना है। जैसे देखिए अभी धातु, आप री धातु को देख लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। अभी धातु है आपकी, री धातु है, दिख रही है सभी को? री धातु एकाच है अनेकाच है? एकाच है। एकाच। तो पूरी धातु को द्वित्व होगा तो क्या बन गया, री री। री री। इस
इसमें पूर्व वाला किसकी अभ्यास संज्ञा होगी? पूर्व वाले की, पूर्व वाले की। ठीक है। इस हरि की अभ्यास संज्ञा होगी आपकी। अब अभ्यास संज्ञा हो जाने के बाद देखिए निकुंज महोदय बताइए, इस अभ्यास के अंतिम वर्ण क्या है? री। री। अभ्यास में अंतिम क्या है? री। तो यदि अभ्यास में अंतिम में री मिलेगा, मतलब रिवर्ण क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, ऐसे रिवर्ण। तो रिवर्ण यदि अंतिम में मिलेगा तो उसको कहेंगे रिवर्णांत। क्या कहेंगे? रिवर्णांत। तो रिवर्णांत अभ्यास को अर होता है, मतलब कि री के स्थान पे क्या हो जाएगा? अर। अर हो जाएगा, रामी अर। हाँ, तो री में री के स्थान पे क्या हो जाएगा? हाँ, और मतलब ये री है, ठीक है। ये री था, री के स्थान पे क्या कर दिया हमने? अर कर दिया, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा आपका? दोनों को मिलाने के बाद में हर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया? हर री। अब देखिए, अब जब हमने री को अर किया तो अब दो अल मिल गए दोबारा। दो हल मिले, नहीं मिले? हल। जी जी। अब दो हल हो गए तो दोबारा हलादी शीशा लगाइए। हलादी शीशा लगेगा, नहीं लगेगा? वो एक बार होने से विकार हो जाएगा ना सर? नहीं होगा? ऐसा नहीं है महोदय, ये उपदेशावस्था नहीं है ना, ये उपदेश अवस्था की कोई बात नहीं चल रही है। यहाँ पर ये है कि आपके अभ्यास में किसी भी कारण से यदि दो हल मिल गए तो आपको हलादी शेषा से एक हल ही बचाना है, अन्य हल का लोप कर देना है। तो हर हरी बन गया, हलादी शेषा से रा का लोप हो जाएगा तो बनेगा हरी। समझ में आया? ये देखिए, यहाँ देखिए, पहले हरी हरी था, ठीक है। सभी धातु, अभी इसको अच्छे से समझिएगा। इसको इस धातु को हमने जिसको किया तो क्या बन गया तुम्हारा? री बन गया, ठीक है। अब हरी बन जाने के बाद में जो पूर्व वाला हरी है उसमें उसके अंतिम में री है ना, री में री, तो री को क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। लिखा है ना, रिवर्णांत अभ्यास को अर आदेश होता है, ठीक है। क्या होता है? अर आदेश होता है। जैसे अब री को हर हो गया तो क्या बन गया? हर री बन जाएगा। अब दोबारा लगा देंगे हलादी शेषः, तो क्या आएगा? हम री। तो ऐसे लिखो जी। ऐसे ही क्री धातु को जितने किया तो क्री क्री, फिर उसके बाद में पूरा सूत्र लगाया तो क्री, पूर्व वाला जो क्री है उसको री को अर हो जाएगा, तो क्या बन गया? कर क्री। और रा का फिर हलादी शेषा कर देंगे तो क क्री। समझ में? ऐसे लिखो जी। री, पूर्व वाला जो री है उसको अर करना है, तो री को अर करेंगे तो क्या होगा? री को हर, री को कर, भ्री को भर, त्री को तर। अब देखिए इस वाले जो त्री है, जो ये त्री आया है, सभी को दिख रहा है? इस त्री को देखिए कि इस त्री में क्या था? त्री धातु एकाच है, इस पूरी धातु को द्वितीय होगा, तो क्या बन गया हमारा? त्री बन गया। सभी को दिख रहा है? त्री। अब त्री बन जाने के बाद में अब ये हलादी शेषा सूत्र लगेगा इसमें। कोई तो बोलिए। महोदय। क्यों लगेगा हलादी शेषा? नमो लगेगा, तर दो हल है। तर में दो हल। नहीं, तर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी त्री पर ही हूँ मैं। त्री में ना, वहां तो नहीं लगे महोदय। त्री में तो एक ही हल है। एक ही हल है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपसे पूछते पूछते आपको तैयारी भी हो जाए सभी को। क्यों? अब यहाँ एक ही हल है तो हलादी शेषा नहीं लगेगा। तो अब देखिए जो त्री में जो री है ये क्या है? आपका दीर्घ है, तो सूत्र आया आपका, क्या आया? ह्रस्वः। ये क्या करता है? अभ्यास को ह्रस्व। इसमें जो री था, दीर्घ री था ना, उसको क्या कर दिया? आपके अर कर दिया, वो ह्रस्व कर दिया। और ह्रस्व हो जाने के बाद में उरत सूत्र ने क्या कर दिया? उसको अर बना दिया, अर कर दिया, ठीक है। अब अर बन जाने के बाद में क्या हुआ? अर करने के बाद तर त्री बना। अब तो
अब तो 2 हल मिल गए ना अभ्यास में, अब तो 2 हल बन गए। जी अब जी जी हाँ, तो अब तर्त्री में जो हलादि शेषा से रा का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा त्री। ठीक है, अब एक लास्ट उदाहरण समझेंगे। अब देखिए धातु है आपकी वृष। ठीक है, आप लोग सभी अपने मन में घटाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसको पूरी अच्छी तरह समझिए। वृष धातु कैसी है आपकी, एकाच है कि अनेकाच? एकाच। एकाच। इस धातु को वृष धातु को द्वित्व हो गया तो क्या हुआ वृष वृष। वृष। अब वृष में जो पूर्व वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा हो क्या गई। संज्ञा? अभ्यास संज्ञा हो जाने के बाद में उसमें 2 हल है वृष में, हलादि शेष लगेगा। हलादि शेषा, हलादि शेषा लग जाने का बन गया व्री वृष। वृष वृष व्री वृष। अब व्री वृष बन जाने के बाद में अभ्यास में अब री है तो री को अ क्या का अर आदेश पूरत पूरत आदेश। हाँ, उरत सूत्र से तो उरत अर सूत्र आदेश से। बन गया वर वृष। ठीक है, अब वर वृष हो जाने के बाद में अब धातु को क्या हो जाएगा वर वृष बन गया। अब र का लोप। हाँ, फिर हाँ हलादि शेष में फिर यूज होगा। शेष में हलादि शेष लगा के दोबारा व वृष बन जाएगा। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ गए हैं जी। अब देखिए अगला सूत्र आया उहोष्टुः। ठीक है, यह सूत्र वैसे तो आसान है पर समझने वाले के लिए हर चीज आसान है और ना समझने वाले के लिए सब चीज। आपके लिए तो सभी आसानी लगती है, हम लोग के ऊपर से जा रहा है सब यहाँ पर। सर अगर यदि आपको नहीं सर आपको समझ में आ रहा है आप थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। नहीं टाइम लगेगा सर थोड़ा बहुत। सर याद नहीं रहता है सूत्र। हाँ, सूत्र याद नहीं रहता, सूत्र इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जो आरएसएस वाले होते हैं ना, आरएसएस वालों ने क्या करते हैं कि जब किसी से परिचय करते हैं तो उनका एक ढंग होता है। मेरे पिताजी ने बताया था मेरे को कि अभ्यास आरएसएस वाले आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है तो बोलेंगे हमने मैंने बोला मेरा नाम मनीष शर्मा है। अब मैंने मनीष शर्मा बोल दिया तो वो बोलेंगे अच्छा आपका नाम मनीष है, अच्छा मनीष जी कहाँ रहते हैं मैं बताऊंगा। फिर बोलेंगे अच्छा मनीष जी आप क्या करते हैं। तो जो मेरे नाम को इतनी बार दोहराते हैं कि उनके मस्तिष्क में जुबान पर वह नाम बैठ जाता है, इसलिए आरएसएस वाले जल्दी भूलते नहीं है सबको। समझ में आया महोदय? जी जी जी। जब आप एक नाम को आप बार बार हर बार उसको लेने की कोशिश करेंगे ना तो वो नाम आपकी जुबान में बैठ जाएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने एक बार बोला उरत सूत्र बोल, एक बार उरत बोल दिया केवल। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आया मतलब कि नहीं याद हुआ, आप भूल जाएंगे। अब इस उरत सूत्र को आप हर बार दोहराते रहिए। अच्छा री के स्थान पे अर कौन कर रहा है, उरत कर रहा है। अच्छा किसने किया, उरत ने किया। जब आप उसको दोहराते रहेंगे ना तो वह सूत्र अपने आप ही आपकी जुबान में बैठ जाएगा। अब ये बताइए हलादि शेषा आपको बोलना पड़ा क्या, याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। जब मैंने उसका इतनी बार नाम लिया और आप लोगों ने इतनी बार नाम लिया उस कारण से उसका बोलते 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 उसको क्या हो जाता है, उसका नाम हमारी जुबान पे बैठ जाता है। समझे? जैसे छोटे बच्चे की होता है ना, छोटे बच्चे के सामने एक शब्द को बार बार बोलते रहो तो छोटा बच्चा भी उस शब्द को बोलने लग जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही आपको करना है कि इस सूत्रों को बोलना है बार बार। कौन कर रहा है, उरत कर रहा है। अच्छा किसने किया, उरत ने किया। ऐसे करके आप बोलते रहेंगे ना बार बार तो आपको पता लगेगा। जी जी। अब देखिए तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अभ्यास में स्थित कवर्ग और हकार के स्थान पर यथासंख्य चवर्ग आदेश होता है। क्या होता है, इतना समझिए कवर्ग को चवर्ग होता है, कवर्ग को क्या होता है, चवर्ग। समझ में आया सभी को? हरिओम। हाँ महोदय। महोदय यदि आपके अभ्यास में कवर्ग मिलेगा, यदि आपके अभ्यास में कवर्ग मिलेगा तो उसको क्या बनाना है, चवर्ग बनाना है। अभी हकार को छोड़ दीजिए, अभी पहले कवर्ग को घटाइए उसके बाद हकार को करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि क मिलेगा अभ्यास में तो क को क्या बनाना है आपको, च च च च।
ख को छ, ग को ज, ज अ को झ, झ ङ को ञ। ञ ञ और ह यदि को ह झ। मिलेगा, यदि ह मिलेगा तो ह को झ बनाना है। छ ठीक है। एक प्रश्न हो सकता है किसी व्यक्ति का कि देखिए का मनीष सर घ और हरिओम। ग और ह दोनों को झ बनाने का है क्या? हाँ जी, घ और ह दोनों को झ बनाना है। तो मैं आपको एक बार एक चीज समझा रहा हूँ। देखिए क को च बनाया आपने, ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि क वर्ग में पहला वर्ण क्या है आपका क, और च वर्ग में पहला वर्ण क्या है च। तो पहले वर्ण के स्थान पे आपने उस वर्ण का पहला वर्ण बिठाया, उस वर्ग का। ठीक है। ख कैसा वर्ग है? वर्ण वर्ग का कौन सा वर्ण है? द्वितीय वर्ण है। सबको समझ में आ रहा है? ये जो ख है आपका, आम महोदय। ये ख आपका कवर्ग का द्वितीय वर्ण है। अब इस कवर्ग को चवर्ग बनाना है तो क्या बनाएंगे? चवर्ग का द्वितीय वर्ण। ऐसे ग को तृतीय, तो तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ, पंचम को पंचम। ठीक है। यहाँ तक पूरी कंडीशन अप्लाई हुई। और जब आई बात ह की, तो ह को इतना समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि ह को झ बनाना है, या फिर भगवान पाणिनि जी ने कहा है कि ह को झ बनाना है अभी, तो केवल इतना मात्र समझिए कि ह को झ बनेगा। किस कारण से बनेगा वो अभी मत समझिए, ठीक है। हर चीज को समझने का एक समय आता है, तो ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। पर अभी केवल आपको कितना मात्र याद करना है कि यदि ह को चवर्ग बनाने के लिए कहेंगे तो क्या बनेगा? झ। समझ में आया? आप सभी को विश्वास है कि नहीं है मेरे पे? सर आपके ऊपर ही आम है। महोदय। पूरा विश्वास अस्ति। अरे आप ही के ऊपर में पानी चल रही है सर हम लोग की। इतना अग्रे रखिए। चलामा विश्वास अस्ति। हाँ जी, पर इतना रखिए, यदि ह को यदि चवर्ग बनाने के लिए कहा जाए तो झ बनेगा। ठीक है। ये मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, पर लेकिन आप लोगों में से हो सकता है सभी लोगों में से किसी एक व्यक्ति को समझ में आए, या फिर उसको भी नहीं समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। उसको मनीष जी का आदेश समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदेश है। आदेश नहीं है सर, प्रार्थना है। अस्तु, अग्रे चलामा। तो देखिए अब धातु आई आपकी खन। देखिए सभी लोग देखिएगा, खन धातु है, तो आप सभी लोग घटाइए अपने आप। आपने सूत्र पढ़ लिए हैं, पूर्व सूत्र, तो घटाइए। अब देखिए खन धातु है, तो हाँ। खन को द्वित्व करना एकाच है। खन एक खन। अच्छा है। काच एकाच है, इसलिए द्वित्व हो गया पूरे के पूरे। हाँ, एकाच है तो द्वित्व हो गया। एकाच धातु तो द्वित्व पूरे का होगा, तो खन खन बन गया। फिर हलादि शेषम। लादिशेष हलादि शेष से ख बचा। करेगा। ख खन। देखिए अभ्यास में आपका ख है, हाँ, कुहोशचू से ख का छ बन गया। आपको क्या बन गया? अच्छा। खा बन गया। लिखा है ना ऊपर, हाँ चवर को चवर बनाना है तो खा को छा होगा, तो खा को छा हो गया। हाँ, अभी छ केवल का च इतना कैसे समझिएगा, हुआ? ठीक है। हाँ अब ये च खन है ना, छा को अब चा कैसे बन गया, ये अगला सूत्र पढ़ेंगे तब पता लगेगा। ठीक है। अभी आपको अपनी चौथी लाइन तक बनाना है, ठीक है। ओ, अभ्यास चर्चा। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्री धातु है, क्या है आपकी? क्री। ठीक है। क्री धातु को जब हम द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? क्री क्री बनेगा। क्रू। बनेगा क्री क्री। क्रू। अब क्री को जब हम, फिर क्या होगा? री है, उरत से उरत सूत्र के द्वारा री के कर। स्थान पे अर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? कर क्री। अब हलादी हलादि शेष से क। बकरी। ठीक है। क्री। अब काकरी बन गया। अब ये देखिए, फिर कुहोशचू से च वो आ गया। का को क्या हो गया? च। चक्री। चक्री हो गया। ठीक है ना। अब देखिए गम, गम है, तो गम धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या हो गया? गम गम। गम गम से गम गम। और गम हलादि शेष से हलादिशेष ग बचा। गगम। हाँ, कुहोशचू से ज बन गया। देखिए सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आप लोग अभ्यास करेंगे ना घर पे भी, तो आप सबको समझ में आएगा। जी। नहीं तो वीडियो देखिएगा, वीडियो से भी काफी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए घी, घी को देखिए, घी में एकाच है।
एकाच एकाच घ्री तो घ्री पूरे का पूरा द्वित हो गया। अब घी हो गया। अब उरत अभ्यास से घर हो गया। उरत से अर हो गया। घर घी हलाद हलादि शेषः घ कुहोश्चु से घ का झ हो गया। घ को झा हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब एक बार ह का समझ लेते हैं। हस देखिए, हस धातु है, हस एकाच हस एकाच एकाच है। है, तो हस एकाच है हस हस पूरे हो का गया। पूरा द्वित। और हलादि शेषः ह हस हलादि से हा हस हो गया। और कुहोश्चु से ह का झ हो गया। झ हो गया। झ हस। झ हस। ठीक है, अब अगला इतना सबको समझ में आ गया। अभी कुछ लोगों के मन में आवा कि कहीं आगे मनीष कुछ सर? लिखा है। हाँ जी बोलिए। मनीष सर, ह का झ होता है, यहाँ ज क्यों लिखा है? पहले हा को झा ही लिखा है, देखिए पहले हा हस है, फिर झा हस लिखा है। हरिओम, सुनाई दे रहा है आपको? आम महोदय श्रूयते। पहले और झा हस लिखा। लास्ट कॉलम अभी नहीं देखिए। लास्ट कॉलम को मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। इस अगला सूत्र बता दूंगा। अगला सूत्र बताने के बाद में ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट को मैं दोबारा घटाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र आया, अभ्यास चर्चा। इसको यदि आपको मोटा समझना है ना, मोटा मोटा समझना है, तो आपको मैं यहां लिख के दिखाता हूं। मैं आपको मेरी बात इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कहता है, सूत्र कहता है कि यदि अभ्यास में आपका, देखिए इसमें आपको 4 वर्णों पे ध्यान देना है। कितने वर्णों पे ध्यान देना है आपको? 4 वर्णों पे। सभी लोग समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब कि यदि क हो, क कौन सा है? पहला। ख कौन सा है? दूसरा। ग कौन सा है? तीसरा। घ है आपका चौथा। आपको केवल इन 4 पे ध्यान देना है, ठीक है। यदि अभ्यास में द्वितीय वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? द्वितीय वर्ण। तो उसको प्रथम वर्ण बनाना है। हाँ, क्या बनाना है? प्रथम वर्ण बनाना है। और यदि अभ्यास में चतुर्थ वर्ण हो तो उसको तीसरा वर्ण है, तृतीय वर्ण बनाना है। समझ में आया सभी को? हाँ, फिर से समझिएगा इस सूत्र को। काफी लोग इसकी व्याख्या करके बताते हैं तो लोग को समझ में नहीं आता है। मैं केवल इतना मात्र समझा रहा हूँ कि यदि आपको द्वितीय वर्ण होगा, अभ्यास में आपका कौन सा वर्ण होगा? द्वितीय वर्ण, तो उसको क्या बनाना है? आपको प्रथम वर्ण बनाना है। कौन सा वर्ण बनाना है? प्रथम वर्ण। और यदि अभ्यास में आपका चतुर्थ वर्ण होगा तो उसको क्या बनाना है? तृतीय वर्ण। और यदि पहला और तृतीय होगा तो उसको वैसा का वैसा ही सही रखना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ। किसी के मन में हो, नहीं आया हो तो बोलिए, एक बार मैं बता दूंगा आपको। सबको समझ में आया? नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बताइए। एक बार फिर बता दीजिए सर। तो 4 वर्ण तो होते नहीं है धातु में, 4 वर्ण होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चौथा, कोई सा भी मिलेगा। चौथा बोल रहे हैं वो, 4 वर्ण। 4 वर्ण बोला मैं, चौथा मिलेगा मतलब। अच्छा। यदि धातु में, देखिए धातु थी आपकी, ये आगे देख लीजिए। जैसे आपकी धातु थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए धातु है आपकी खन ले लीजिए, ठीक है। खन है तो खन को किससे किया? खन बना, हलादि शेषा खन। और खा को जब हमने कुहोष्टु से खा को क्या बना दिया? छ बना दिया। ठीक है। अब आप सभी लोग देखिए, बताइए ये जो छ है ये प्रथम वर्ण है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? बताइए इन चारों में से कौन सा है? द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण को आपको कौन सा वर्ण बनाना है? प्रथम वर्ण बनाना है। प्रथम वर्ण क्या होता है? वर्ग का क्या? आगे जाके छ को क्या बन गया? छ बन गया। अच्छा, बनाया मैंने सभी वर्ग को करना है ना, खाली कवर को नहीं करना है। नहीं, सभी को करना है। उसकी शर्त ये है कि मात्र उसकी शर्त पता है क्या है महोदय? दो को द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण बनाना है और चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण बनाना है। बस सीखिए इसका फॉर्मूला। मनीष महोदय, अभ्यास का मतलब बता दीजिए ना थोड़ा सा।
अभ्यासे चर्च। नहीं, अभ्यास का देखिए, अभ्यास मैं आप अब तक आप सभी को यही बताते आया हूँ कि अभ्यास मतलब पूर्वोभ्यास। सूत्र क्या है? पूर्वोभ्यास। यह सूत्र कहता है कि जिस धातु को आप द्वित्व करेंगे, जिस धातु को आप द्वित्व करेंगे, उन दोनों धातु में जो पहली वाली धातु होगी उसको उसकी अभ्यास संज्ञा होगी। ठीक है, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होगी। जैसे जैसे देखिए मंजू बाई जी, खन में हमने द्वित्व किया खन धातु को, तो क्या बन गया हमारा? खन। खन बन गया। दो खन है ना, इन दोनों खनों में पहले वाला खन क्या है आपका? अभ्यास। अभ्यास। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक। और अभ्यास में यदि आपका द्वितीय वर्ण है तो उसको प्रथम बनाना है, और यदि चतुर्थ है तो उसको क्या बनाना है? प्रथम बनाना है। धन्यवाद। ठीक है, अब तीन लोग दोबारा देखिए, जिन जिनके मन में प्रश्न था ना कि अगले वाले भी पहुंच रहे थे, अब उसको देखिए। धातु थी घी, जैसे गम। नहीं, गम तो देखिए, गम में तो फिर स्पष्ट हो गया कि गा में तृतीय वर्ण है। ग्री लीजिए, ग्री ले लीजिए। घी ले लेते हैं, घी जी। अब जैसे देखिए घी धातु है, घी को हमने क्या करा? घी घी, फिर उरत सूत्र के द्वारा वी के स्थान पे अर, हाँ, घर घी, फिर हलादि शेषः घ घ्री, फिर कुहोष्टु से क्या हो जाएगा? घ के स्थान झ हो जाएगा। घ्री। ठीक है, झ घ्री। अब अभ्यासे चर्चा, तो अभ्यास में क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी धातु को द्वित्व करेंगे ना, तो बाद में उसमें अभ्यास चर्चा लगकर यदि उसमें पहला आपको पहला वर्ण ही मिलेगा अथवा तृतीय वर्ण ही मिलेगा, अथवा हो सकता है पांचवा वर्ण मिलेगा। समझ में आया? जैसे अब हस धातु है, हस धातु क्या? हस हुआ। फिर हलादि शेष से हस हुआ। हाँ, देखिए जैसे मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप लोग सभी लोग जैसे निकुंज महोदय बोल रहे हैं ना, वो मेरी मदद करा रहे हैं साथ में बोलकर कि मुझे मतलब आपस में पढ़ाने में आसानी होगी। ऐसा आप सभी लोग अपने बोलने की हला हस हस था, फिर हलादी से हाँ नहीं बन गया। ऐसे ही आप सब लोग अपना माइक म्यूट करके घर पे बोलिए सिर्फ में। ठीक है, तो हस धातु को द्वितीय तो क्या बन गया? हस हस। फिर हलादी शेषा सूत्र से हस के साथ लोप हो गया, बना हस। ठीक है, अब क्या आगे? अब हा हस बनने के बाद में करता है हा के स्थान पर झा हो गया। ठीक है, वो से अब ये देखिए झा हस हो गया। अभी झा आपका तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण को बता सकता है? चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ को तृतीय बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ महोदय। तो जा हस हो गया, हो गया नहीं हो गया? समझ में आया आप सभी को? जी जी जी। हाँ महोदय। महोदय एक पूछना है। बाद में पूछेंगे। नहीं, इसी वर्ण का था वो। बाद में पूछेंगे, आप लिख के रखिए। देखिए आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये बोला कि सिर्फ चवर को ऐसा नहीं है। अब अन्य उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग देखिएगा, धातु थी आपकी क्या थी? ठुड। ठीक है, अब ठुड धातु को द्वित्व किया तो क्या बन गया? ठुड ठुड। हरिओम, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, थुड। फिर हलादी शेष से फिर थुड हुआ। हलादी शेष से थू बन गया। जी। अब देखिए थू है, इसमें थू में जो था है, ये था कैसा है आपका? द्वितीय है, प्रथम है? द्वितीय। तो इसको क्या करना है आपको? प्रथम बनाना है। बनाना नहीं बनाना है? तो तू थुड। तो तू को क्या जाएगा? तू हो जाएगा, तू थुड। क्या हो जाएगा? तू थुड हो जाएगा। अब देखिए धातु है आपकी क्या? भ्रज है, ठीक है ना? अब देखिए
अब भ्रज धातु एकाच है कि अनेकाच है? एकाच एकाची, बारह एकाची है, एकाच है। तो पूरी धातु को द्वित्व होगा तो भ्रज भ्रज बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें हलादिशेष केवल से पहला वाला हलादिशेष से। हलादी, हाँ, तो पहला हल बचेगा और अन्य सभी का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया? भ्रज। अब देखिए जो भ है आपका, यहाँ कौन सा वर्ण है? पहला है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ। कौन सा है? चतुर्थ क्या करना है आपको? चतुर्थ का तीसरा वर्ण तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण। है ना? अब तो तृतीय बना लिया तो क्या बन गया? भ्रज। ठीक है। जी जी। अर्चना जी म्यूट करिए प्लीज, अर्चना जी। क्षम्यता। छा को क्या बन गया? चा, ठीक है। छा द्वितीय है तो हो गया, झा चतुर्थ है तो उसको तृतीय हो गया। फ फल है, फल धातु को द्वितीय करेंगे क्या बन गया? फ फल, ठीक है। और जब फा को, जब पा है, फा को क्या हो जाएगा? अभ्यास से चर्चा, फा के स्थान पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा, द्वितीय को प्रथम। समझ में आया सभी को? देखिए क्या कह रहे हैं। हरिओम महोदय। हाँ जी, हाँ जी। अभ्यास, अब कह रहे हैं कि अभ्यास में स्थित वर्ग में वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, यण और शल ज्यों के त्यों रहते हैं, इन्हें कोई आदेश नहीं होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द्वितीय को प्रथम बनाना है और चतुर्थ को तृतीय बनाना है। तो द्वितीय को प्रथम बना दोगे तो द्वितीय मिलेगा कभी आपको? कोई बताइए, यदि आपको क्या करना है? द्वितीय को प्रथम बनाना है, ठीक है। तो द्वितीय को प्रथम बना दिए तो आपने प्रथम ही मिलेगा आपको, द्वितीय कभी नहीं मिलेगा। चतुर्थ को तृतीय बनाना है, चतुर्थ को तृतीय बनाना है, तो आपको चतुर्थ कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि द्वितीय को प्रथम बनाना है और चतुर्थ को तृतीय बनाना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है। तो जो पंचम वर्ण होगा वो पंचम वर्ण वैसा का वैसा ही रहेगा। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यदि अभ्यास में या हो, वा हो, रा हो और ला हो, वह भी वैसे के वैसे ही रहते। अब देखिए शल, शल मतलब कि शा शा और हा ऊष्म वर्ण, ठीक है ना। शा शा सा तीनों शकार और हकार, या ये अभ्यास में या हो तो ये भी वैसा का वैसा ही। जैसे अब आगे देखिए, चल धातु है, चल, चल में चा है ना। अब देखिए तुरंत घटाइए, चल को द्वित्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? चल चल। हरिओम। चल धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? चल चल। फिर हलादी से कहा चल, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले ही प्रथम है, इसमें हलादी से वो क्या कहते हैं? अभ्यास से चल लगेगा आपका? नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसी जप में भी जा है जो आपका ये कहता है तृतीय है। टा, टीक में प्रथम, वो प्रथम वर्ण है टा। दा तृतीय है, ता प्रथम है, दा तृतीय है। अब ये देखिए नम धातु आई, ठीक है। अब नम को द्वित्व क्या था? नम नम, हलादि विशेषः न नम, ठीक है। अब ये ना तो आपका प्रथम वर्ण है, ना तो द्वितीय वर्ण है, ना तृतीय है, पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण है ना। तो मैंने क्या कहा था? केवल द्वितीय को प्रथम बनाना है और चतुर्थ को तृतीय बनाना है, पंचम को कुछ नहीं बनाना है, वैसा का वैसा ही रहेगा, नम रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे शास था, शास दिख रहा है सभी को नीचे? अब शास धातु है तो शास को द्वित्व किया तो क्या हो गया? शास। फिर हलादी शेष से शास। फिर ह्रस्व है आपने? हाँ, ह्रस्व सूत्र से
आ को अ हो आपका श, जाएगा। हाँ, आ को अ होगा, तो श श सास सास, होगा। ठीक है ना। तो देखिए श जो है आपका ना तो ये प्रथम है, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ है, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। सबको समझ में आ गया ना। हाँ। अभी देखिए अगला सूत्र जो है अभ्यास सवर्णे, यह सूत्र म- आपको पढ़ने लायक नहीं है अभी। क्षम्यतां मनीष महोदय, हाँ जी, अपना 5 मिनट बाकी है अभ्यास का, आज बाद में प्रश्न करेंगे तो वो हिसाब से ठीक है। सर मैं हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया यार। हाँ, अभ्यास वर्ण ने ना ही बोला कि अभी समझने का नहीं है, तो अभी हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। बस जिनको प्रश्न पूछना है वो हाथ ऊपर करेंगे, और 15 अपने पास अभी 20 मिनट है प्रश्नोत्तरी के लिए। और अगर क्वेश्चन किसी ने प्रश्न पूछा और आपका जवाब मिल जाता है तो आप हाथ नीचे कर सकते हैं। हाँ, फिर से हाँ, डाउन कर सकते हैं। हाँ, हाँ, दोहराने की जरूरत नहीं वही प्रश्न, क्योंकि क्या होता है सब लोग का प्रश्न सिमिलर होगा तो फिर बार बारी से वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेहा माने जी। सर एक पूछना था, ये क्री का जो है उसका क्री क्री फिर कर क्री फिर क क्री हुआ, लेकिन वो च कैसे हुआ? मनीष सर, कुहोशचू वाला आया ना उसमें। हाँ नहीं, क तो प्रथम है ना उसका, फिर च कैसे हुआ बाद में? लास्ट में च क्री हुआ है उसका, वो नहीं समझा। नहीं, उसमें कुहोशचू में क्या है, कवर्ग और हकार के स्थान पे चवर्ग का आदेश होता है। उसमें अच्छा। प्रथम और द्वितीय नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ, का उससे है तो हुआ चवर्ग होगा, कुहुश्च से। अच्छा, कुहोशचू ओके, लगे, सूत्र लगे। धन्यवाद, समझा। संचिता जी, सौरभ जी, हाँ, संचिता जी। आम अभ्यासे चर्चा सूत्र में ये चत्वरम और जशत्वम, इसका मतलब नहीं समझा। बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस सूत्र का यदि आप किताब के अनुसार अर्थ पढ़ेंगे तो ये आएगा कि चर और जस आएगा। चर में देखिए, चर में आते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, प्रथम वर्ण आते हैं। चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रथम। और जस में आते हैं आपके तृतीय वर्ण, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि इसका जो अर्थ है ना ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या कहते हैं, खर के स्थान पर आपको चर करना है और झस के स्थान पर जस करना है तो आपको नहीं समझ में आएगा। है तो वही अर्थ पर आप में आएगा। यदि आपको मैं ये कहूँ कि द्वितीय के स्थान पर प्रथम करना है और चतुर्थ के स्थान पर तृतीय करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी केवल इतना समझिए, पर वो जो चर और वो है जस है, वो है वही। चर मतलब होता है प्रथम वर्ण। चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, प्रथम वर्ण आते हैं। और जस आपके तृतीय वर्ण। समझ में आया आपको? जी जी, धन्यवाद। धीरज महोदय से मतलब जश प्रत्याहार हो जाता है भगिनी, से मतलब हाँ, धीरज महोदय, ये आप बता रहा हूँ ताकि आगे जाके वो आपको दोहरे नहीं, आपको समझ में आ जाए। धीरज जी एक मिनट म्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए मनीष जी। ये इसलिए बता रहा हूँ महोदय कि जितना आसान हो सके उतना आसान बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल अभी यह सूत्र समझ में आ जाए। यदि एक बार समझ में आ गया ना तो आपको चर जस झस ये सब आपको आराम से आ जाएगा। तो पहले उस सूत्र का जो मेन अर्थ है वह समझना चाहिए। तो समझ में आ गया ना इसका मेन अर्थ क्या था कि 4 को 3 और 2 को 1 होना है, यही मेन अर्थ है इसका। काम भी यही है, पर उसका जब बोलने का ढंग है ना, उसको बताने का व्याकरण वालों के लिए वह एक अलग ढंग है। धन्यवाद महोदय। धीरज महोदय अनम्यूट करो तो प्रश्न पूछो तो। हाँ जी, ये जो अंतिम उसमें प्रथम तृतीय पंचम और ये और है, आपकी आवाज नहीं आ रही महोदय, आप थोड़ा चेक करिए, बाद में आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपका। स्वाति कोकम महोदया। आम नमो नमः। ये अध्यापक महोदय, ह्रस्व जो सूत्र आपने बताया उसके अंतर्गत वो एच ईघ्रस्वादेश ये आपने बताया, तो उसमें आपने वो एच के स्थान पर इक ह्रस्व होता है ये बताया।
तो उसमें एच यानी ए ओ आई औ ये है, और इक यानी ई उ रूल रू ये भी आता है ना, रूल रू भी आता है ना इक में। जी बिल्कुल सही। तो फिर आपने वो बताया ओ और औ के स्थान पे उ होता है और ए और आई के स्थान में ई होता है। तो ये रू और रू के क्या उसका संदर्भ आता है फिर? देखिए आप सभी को पहले आपको मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपको ये या स्थान याद है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इतिवेशा नाम तालु। हाँ हाँ तो अभी अभी सभी आप सभी को मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? हाँ क्योंकि मैंने सोचा कि इसको समझाना भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपने प्रश्न किया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए ई सॉरी होल्ड करिए बस। ई आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष जी। अब आ रही है महोदय? हाँ महोदय, नहीं फिर बंद हो गए करते। अभी मैं शांत हूँ थोड़ा हूँ अभी। हाँ हरिओम। हाँ महोदय हम श्रूयते महोदय, श्रूयते। हाँ ये देखिए आप प्रश्न आपका ये है स्क्रीन न दृश्यते। एच मतलब ए ओ आई औ, एच में आते हैं आपके ए ओ आई सॉरी आई औ ये आते हैं आपके। तो आपका प्रश्न ये है कि मैंने ए और आई इन दो वर्णों के स्थान पर ई और ओ और औ इन दोनों वर्णों के स्थान पर उ करने के लिए क्यों कहा, री और री करने के लिए क्यों नहीं कहा, ठीक है? हाँ, स्क्रीन न दृश्यते महोदय। स्क्रीन नहीं दिख रही है। शेयर करो तो कृपया। ओ सॉरी माफ करिएगा। अब दिख रहा महोदय? हाँ। अब देखिए मैंने कहा था ए और ए ओ आई औ एच के स्थान पर इक होता है, ठीक है? तो मैंने ये कहा सूत्र का अर्थ तो यही है कि एच के स्थान पर इक होता है, पर मैंने ये क्यों बोला कि ए और आई के स्थान पे ई होगा और ओ और औ के स्थान पे उ होगा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इक में तो री और री भी आते हैं। तो देखिए ए का स्थान ए और आई, ठीक है? यहाँ देखिए एक मिनट रुकिएगा। ए और आई का स्थान क्या होता है आपका? ये तो कंठ तालु। कंठ तालु। तालु कंठ और क्या होता है? तालु, ठीक है? क्लियर? आम। ओ और औ का स्थान क्या होता है? ओदो तो ओष्ठौ। ओष्ठ और कंठ। कंठोष्ठ और ओष्ठ, कंठोष्ठम, ठीक है? कंठ और ओष्ठ होता है, ठीक है? अब ये इतना तो समझ में आ गया। अब ई का स्थान क्या होता है? इचु यशानाम तालु होता है। और उ का स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ। री का स्थान क्या होता है? तालु। रसायन मूर्धा 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 मूर्धा, ठीक है? और री का स्थान होता है दंत। अब देखिए कि हमें बोला कि ए के स्थान पर आपको इक करना है, ए और आई के ए आई ओ औ के स्थान पर क्या करना है? हमको इक करना है, ठीक है? अब ए का स्थान है कंठ और तालु, ठीक है? और ओ का स्थान है कंठ और ओष्ठ, ओ औ का, ठीक है? अब देखिए इन सब में कंठ तालु वाला कोई है क्या? इन सब में कंठ तालु वाला कोई है? नहीं है, नहीं है ना? प्रत्येक तालु वाला तो है ना कोई? केवल तालु वाला है। ये सबसे पहले आप सभी के स्कूलों की बात, ठीक है? यदि आपके स्कूल में वैकेंसी है, एक इंग्लिश टीचर को निकाल दिया गया, इंग्लिश टीचर को निकाल दिया गया, तो अब इंग्लिश टीचर के स्थान पर आप मैथ टीचर को लेंगे क्या?
नहीं लेंगे। ऐसे ही कंठ तालु। अब देखिए, अब यदि वो टीचर आपका हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, टीचर आपका हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है और आपने उसको स्कूल से निकाल दिया, और आपको टीचर, एक ऐसे टीचर की जरूरत है कि जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ा सके, पर आप मैथ वाले को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। आपने सोचा चलो हिंदी और इंग्लिश का नहीं मिल रहा है, कम से कम इन दोनों में से कोई एक तो मिल जाए, अरे कोई एक तो मिल जाए कम से कम। तो आपने देखा कि कंठ और तालु, इसका स्थान क्या है? ए और आई का कंठ और तालु है। अब आपने कहा कि कंठ तालु, इस ए और आई को क्या बनाना है? इक बनाना है, ई उ रिल री बनाना है, इनमें से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया कि इसमें से बनाना है। अब कौन सा बनाए? तो देखें, इसका तो तालु, इसका ओष्ठ, इसका मूर्धा, इसका दंत। तो दोनों तो किसी के पास नहीं है, तो चल कम से कम एक तो मिल जाए। तो देखा कि हमने ई के स्थान पे तालु है, ई का स्थान क्या है? तालु। और ए और आई का क्या है? कंठ तालु। कंठ नहीं मिला, पर कम से कम तालु तो मिला। कम से कम एक स्थान तो मिल गया। पर लेकिन ए और आई के स्थान पे ओष्ठ बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे, क्योंकि उनका स्थान जहां बोलने का, जहां से हम बोल रहे हैं वहां से उनका स्थान अलग अलग है। मूर्धा बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। दंत बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। उसी प्रकार से सबको समझिए, ओ और औ का स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। तो आपको इक करना है, ई उर्ल के स्थान पे बिठाना है। तो ओ का देखिए, कंठ और ओष्ठ तो कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है, पर उन दोनों में से एक चीज तो है, ओष्ठ है, वो किसके पास है? ऊ के पास है। समझ में आया? तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपने ओ और औ के स्थान पे ऊ किस लिए मिला है, तो बोलना है आपको स्थान, उच्चारण स्थान मिलाने के कारण। ठीक है, क्या बोलना है अभी को? उच्चारण स्थान मिलाने के कारण। क्योंकि ओ और औ का कंठ और ओष्ठ है। री को क्यों नहीं मिलाया हमने? क्योंकि री का स्थान क्या है? मूर्धा, और री का स्थान क्या है? दंत। ठीक है ना? तो मैं आपसे जी जी धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। सुषमा अग्रवाल जी वदतु पृच्छतु। नमो नमः महोदय। मेरा प्रश्न है कि जो कुहोष्टु सूत्र लगा रहे हैं तो वो धातु में क वर्ग और हकार आदि में ही होने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, उसने बोला है अभ्यास, अभ्यास में कवर्ग को और हकार को चवर्ग होता है। कब होता है? हाँ, अभ्यास में। ठीक है। हाँ, अभ्यास में जो आदि में होने चाहिए क वर्ग और हकार। देखिए, आपने हलसूत्र पढ़ा है? हाँ जी। हलादिशेषः। हाँ, हलादिशेषः। महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही है, मनीष महोदय। हरिओम। हरिओम। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। हरिओम। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए महोदय। हाँ, किसका प्रश्न था? एक बार फिर पुनः उच्चारण करो तो। पुनः वदतु एक बार। हाँ, नमो नमः। मेरा प्रश्न है कि कुहोष्टु सूत्र के द्वारा अभ्यास में स्थित ये जो क वर्ग और हकार के स्थान है वो आदि में ही होने चाहिए। हरिओम। महोदय हरि महोदय नहीं बोलते थे, तो मैं एक जरा बोलना चाहता हूँ। यदि हम लोग इस अभ्यास में क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले तो हलादी शेष करके एक हल को निकाल देते हैं, एक ही हल बचता है उसमें, आगे ही रहता है। उसमें यदि कवर्ग है तो उसी को हमको चेंज करना है। अच्छा, नहीं, जैसे अगर उख धातु हम लेते हैं तो उख में तो हलादी शेष लगेगा ही नहीं ना सूत्र। तो देखिए, उख धातु लिया आपने, हाँ ठीक है जी। अब उख धातु में आपका क्या है? उख धातु है, उख धातु को आपने द्वित्व कर दिया तो उख हो गया, उख हो गया। हाँ। देखिए, उख धातु है ना आपकी, तो उस धातु उख धातु, एक मिनट, हरिओम। उख में उख हो जाएगा द्वित्व करके।
किमपि समस्या अस्ति तत्र? हरि ओम। हरि ओम। आ रही आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है सर। हाँ महोदय कृपया पुनः वदतु। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, कोई बात नहीं, स्क्रीन दिखा देता हूँ। आपका जो प्रश्न है, आपने ये कहा कि उख धातु, ठीक है जी। उख धातु को आपने द्वित्व किया, पहले ये बताइए उख धातु को द्वित्व करके क्या बनेगा? उख उख पूरी होगी ना, संपूर्ण होगी, संपूर्ण होगा ना। अब उख उख बन जाने के बाद में देखिए, अब उख उख हो जाएगा, उसके बाद में देखिए आपको जो पूर्व वाला है तो क्या बनेगा, उसमें भी उख उख ही रहेगा, हलादि शेषः, आदि हल शेष रहेगा, ठीक है ना। उ उख हो जाएगा, नहीं तो हलादि शेष हल रहेगा बाकी। इसमें अन्य हलों का लोप तो नहीं होगा शायद, उख उख ही रहेगा ना। इसका भी लोप हो जाएगा मॉडल, क्योंकि उसने कहा है कि आदि हल, पहला हल शेष बचेगा। तो यहाँ देखिए जो ख है आपका, ये पहला नहीं है ना। अच्छा, ये पहला तो क्या है, ऊ है। हाँ ऊ है, ख का लोप हो जाएगा सीधा। अच्छा, तो इसमें ख का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऊ उख बन जाएगा, ठीक है। ऊ उख, जी। और कोई आपका प्रश्न एक बार मैं इसे कंफर्म करूंगा क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको भी पूरा लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो रही हो, अभी मैं एक बार इसे चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि अभ्यास, हेलो, हाँ, अभ्यास में कुहोष्टु सूत्र के द्वारा क वर्ग और हकार आदि के स्थान में ही होने चाहिए। देखिए आपका जैसे प्रश्न था कि मैंने आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखिए एक बार होल्ड करिए। हाँ, ये देखिए कुहोष्टु सूत्र है, आपने हलादि जैसा आपने सूत्र पढ़ा है, वो कहता है कि आदि का हल ही शेष बचता है, ठीक है ना। तो आदि का हल शेष बचेगा, उस कारण से एक ही हल बचेगा, अन्य हल नहीं बचेंगे। तो जब मैंने आपको एक बार बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का एक पुत्र है, किसी व्यक्ति का एक पुत्र है, तो वह पुत्र है, उसके लिए वह पुत्र ही बड़ा पुत्र है, वही छोटा है। हाँ, तो वही बचेगा खाली। हरिओम। हरिओम। हाँ हाँ, वो सॉरी, माफ करिएगा, वो लाइट चलेगी, लैपटॉप जो वो थोड़ा बेकार है, तो लाइट जाते ही वो बंद हो जाता है। आप तो वैसे फोन से बात करिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, क्लियर है। तो मैं फोन से बताता हूँ। तो हलादि शेषा सूत्र, जब वो कहता है कि ये पहला हल ही शेष बचेगा, अन्य हल लोप हो जाएंगे, इसका मतलब कि अभ्यास में एक ही हल मिलेगा आपको, ठीक है जी। अभ्यास में आपको एक ही हल मिलेगा। अब आपका, अब जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति के का एक तो उसके लिए तो वही बड़ा है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आदि हो या हल हो, ठीक है। जैसे मतलब मान के चलिए मैंने कह दिया कि आपके पास पैसे रखे हैं, ठीक है, और मैंने कहा आप केवल मात्र 1 रुपये बचाइए और सभी रुपए को दान दे दीजिए, ठीक है। अब मैंने ये, हरिओम। हाँ हाँ महोदय, श्रूयते। हाँ, तो अब आपके पास 1 रुपये बचाना, आपके पास एक ही बचा। अब यदि मैं कोई कार्य उसे करने के लिए बोलूंगा तो केवल उस एकमात्र को ही तो बोलूंगा, अन्य को तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि अन्य तो चले गए हैं।
जैसे मैंने हलादी शेषा में बोला मैंने कि प्रथम हल शेष बचेगा और अन्य हलों का लोप हो जाएगा। तो वहां एक ही हल बचेगा कि आदि वाले को करो या अंतिम। समझ में आया? अग्रे चलामा धीरज महोदय, एक बार प्रयत्न करेंगे, अगर आपका आवाज बराबर आता है तो लेंगे एक प्रश्न। बोलिए। हेलो, हाँ आज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। हाँ, ये जो कोहचो सूत्र में हकार के जगह लिखा गया है और नीचे बताया गया है प्रथम, तृतीय और पंचम और यल और सल, इनको अनादेश है। तो ये हकार और वो अलग है या क्या है? जी आपका बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है कि आपका कहने का मतलब ये है कि शल को कुछ नहीं होता है। आपने बोला शल को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, हा था, हमने हा को झा बना दिया। तो हा को तो हमने केवल मात्र हमने हा के अंदर विकार ला दिया ना। अब वह हा झा बन गया तो हा तो नहीं हो रहा ना। हम हा के स्थान पे तो प्रथम द्वितीय नहीं कर रहे, इसके स्थान पे कर रहे हैं। हा के स्थान पे जब झा बन गया तो झा चतुर्थ बन गया। तो झा के चतुर्थ बनने के बाद हम उसको तृतीय कर रहे हैं। तो हा के स्थान पे तो नहीं कर रहे ना। ये बात है कि जब भी आपको हा मिलेगा तो हा को झा हो जाएगा, ये तो है। पर लेकिन केवल हा को नहीं कर रहे। समझ में आया आपको प्रश्न? आपको उत्तर समझ में आया? पुनः वदतु एक बार हम कृपया। देखिए, उनका प्रश्न ये था कि अभ्यास में मैंने बोला था यदि अभ्यास में आपको चतुर्थ मिलेगा तो उसको तृतीय बनाना है, द्वितीय मिलेगा तो उसको प्रथम बनाना है। जी। वो तो बात और उसके अलावा कोई भी होगा तो उसको कुछ नहीं होगा। जो प्रथम होगा वो प्रथम वैसा का वैसा ही। मेरा प्रश्न ये है, जो सबसे आखिरी में सूत्र खत्म हुआ है, जहाँ पे आपने सबसे आखिरी में कुछ आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है धीरज महोदय, आप इसको अगले कक्षा में रख लेते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब। हम लोग धीरज महोदय, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा मैं आपको। इसीलिए 5-7 मिनट इनिशियली स्टार्ट करके हम लोग अगली कक्षा आरंभ करेंगे। अभी बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, युगल कुशोर जी आप म्यूट कर दीजिए धीरज जी। हाँ, समय, धन्यवाद। हेलो, हाँ युगल जी वदतु। महोदय, इसमें अब हम आप लोगों आपने एक मतलब एक सूत्र बताया था, एक काचो द्वे प्रथमस्य जी। इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखिए, आप केवल मात्र इतना समझिए कि जो इस सूत्र का, देखिए अभी ऐसे तो बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे अभ्यास चर्चा। तो अभ्यास चर्चा में चर कहा है और च कहा है। आपको ये भी एकदम से, और काफी सूत्र है अजादेर द्वितीय से, अजादे है द्वितीय से, आपको एकदम से पूरा समझ में नहीं आया ना, नंद्रा से युगा दिया। तो आप केवल उस सूत्र का इतना अर्थ समझिए कि वो सूत्र ये कह रहा है कि यदि धातु अनेकाच है और हलादी है तो प्रथम भाग को द्वित्व होगा। हलादी कहाँ से आया ये हलादी? इसमें हलादी कहाँ से है? मतलब जो आजादी नहीं है वो हलादी है, वो हिसाब से देखिए, पहले सूत्र क्या, ये सूत्र कह रहा है, इस सूत्र को कह रहा है कि धातु के प्रथम भाग को द्वित्व होता है, ये इतना कह रहा है। ठीक है, जो एकाच हो और द्वे, मतलब कि द्वे कब होंगे? एकाच मतलब क्या होता है? एक अच हो, और द्वे मतलब कि जब दो अच हो। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह रहा है कि जब एकाच और द्वे हो तो उसको क्या हो जाएगा कि प्रथम भाग को द्वित्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब उसको इसने कहा कि प्रथम भाग को द्वित्व होगा, अभी इसने कुछ नहीं कहा कि हलादी हो कि आजादी हो। ठीक है, पर जब अगला सूत्र आया अजादेर द्वितीय से, उसने कहा आजादी होगा तो द्वितीय हो जाएगा। तो जब आजादी को इसने द्वितीय कर दिया तो केवल हलादी तो बचा।
ठीक बात है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। आप इसको हम ये आक्षेप मानते हैं। आक्षेप मतलब कि जैसे मतलब बच्चा पूछा तो वही, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं और वह व्यक्ति का बड़ा मतलब उसने कहा कि ये हमें 2 जगह दोनों बच्चों को 2 जगह भेजना है, एक को हरिद्वार भेजना है और एक को क्या कहते हैं, एक को हरिद्वार भेजना है, एक को जम्मू भेजना है, ठीक है? अब ये कह दिया कि बड़े वाले को जम्मू भेज दो, बड़े वाले को जम्मू भेज दो और छोटे वाले के लिए कुछ नहीं बोला, तो आपको क्या समझना चाहिए? कि दूसरा वाला मतलब जो है जो दूसरा वाला है वो फिर वहीं जाएगा, क्या कहते हैं, हरिद्वार ही जाएगा। तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये भी तो नहीं, हाँ देखिए भेजना ही है। कल मैं पढ़ रहा था एक सूत्र, विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ठीक है ना? तो उसमें आया था निमंत्रण और आमंत्रण। तो कह रहे हैं कि निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर क्या है? तो कहा कि निमंत्रण मतलब कि आपको आना ही है। अच्छा जी। आपको आना ही है। यदि मैं आपको कहता हूं कि निकुंज महोदय आपको अगली कक्षा के लिए निमंत्रण दे रहा हूं मैं, तो निमंत्रण देने का मतलब, अगर मैंने निमंत्रण बोला है इसका मतलब है कि आपको आना ही है, चाहे आप कुछ भी करके आइए, आपको आना ही है। और यदि मैंने कहा कि आपको मैं आमंत्रण दे रहा हूं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप आए या ना आए वो आपकी मर्जी है, पर मैंने आपको न्योता दे दिया है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये इसका मतलब ये होता है। तो अब वो तो अलग बात है कि वो जाए ना जाए, पर लेकिन हम एक आक्षेप बता रहे हैं कि यदि हम 2 लोगों को कोई काम 2 काम करने के लिए बोले, ठीक है, 2 लोग हैं और 2 काम है हमारे पास, 2 लोग हैं और 2 काम है, और यदि हमने एक को कोई एक काम बता दिया तो दूसरे वाले को समझना चाहिए कि मेरे पास जो बचा है वो मेरे लिए है। उसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि एक अच का द्वेज का भी दिया और आजादी द्वितीय का भी दिया, यहाँ तक तो इन्होंने दिया, लेकिन हल के विषय में कहीं पर साइलेंट रहा। हाँ, हल के विषय में साइलेंट रहा, उसने कहा कि द्वित्व हो जाए बस। पर अगला सूत्र जब आया उसने कहा कि आजादी होगा तो द्वितीय हो जाएगा। जब उसने आजादी बोल दिया तो हलादी तो बचा केवल मात्र। बात है। अच्छा, एक और था, एक यहाँ पर था हलादी शेष के, हलादी शेषा, ये जो आपने बताया, तो हलादी मतलब कि एक हल आदि वाला हल बचेगा, इसमें आपने ये बताया। हाँ जी। लेकिन हलादी के साथ में एक अच भी जा रहा है, तो अच का आप कहाँ से लिया? हलादी यदि जाता तो सिर्फ धा पर हलंती वाला ही जाता, इसमें तो ये क्या नाम है, अच भी जा रहा है। कहाँ अच जा रहा है बताइए मेरे को। जैसे कि इसमें हलादी शेष में धन का है, तो धन धन किया, तो पहला वाला जो अपना हल है वो रह गया ध धन, ध में जो है ध भी है और ये क्या नाम एक अच भी है जी। नहीं, तो इसमें मतलब जो हल रहना चाहिए तो हल ही रहना चाहिए, इसमें अच क्यों आया साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला था कि नकार जो है धन धन का जो न है उसी को निकालना है, आगे वाला को रहने देना है। नहीं, उनका जो प्रश्न है महोदय, वो आपका प्रश्न जो है यदि आप सूत्र को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि आदि हल शेष बचेगा और अन्य हलों का लोप होगा। उसने केवल ये कहा क्या? उसने कहा अन्य हलों का लोप होगा, उसने ये नहीं कहा कि अन्य अचों का लोप होगा या अच और हल का लोप होगा। समझ में आया आपको? इसमें लिखा हलादि शेष, आदि वाला हल शेष रहेगा। हाँ जी, और तो उसमें बाद में ये भी तो लिखा है रहेगा तो फिर अन्य हलों का लोप हो जाता है। मनीष महोदय हाँ जी। और युगल किशोर जी, आप लोग 1 to 1 आगे ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे और 3 क्वेश्चन है। आप 1 to 1 कर लीजिए क्योंकि ये सूत्र के बारे में सूत्र क्लियर है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो 1 to 1 आप बात कर लीजिएगा युगल किशोर जी, ठीक है? अग्रे चलाऊंगा। डॉक्टर नूतन कुलक्षेत्र जी। आम महोदय, आपने स्क्रीन शेयरिंग के समय जब कोहोष्टु सूत्र के इलस्ट्रेशंस दिए थे, उसमें जो धातुएं थी उसमें पहली धातु थी खन। स्क्रीनशॉट में मुझे ख के ऊपर अनुस्वार लगा दिख रहा है,
तो जी। बाकी सब चेंजेस किससे क्या हुए वो सब तो क्लियर है, किससे द्वित्व हुआ, हलादी शेषा से क्या हुआ, फिर कोहचु से। ये ख में अगर अनुस्वार है तो उसका लोप किससे हुआ? जी, उसमें खन में अनुस्वार नहीं है वो। अच्छा, मुझे दिखाई वो दे मैंने रहा था। पीडीएफ बनाई है। हाँ देखिए जी। सुनिए, वो मैंने पीडीएफ बनाई है अपनी बुक से। अब हमें जो बुक मिलती है तो उसमें होता है गलती से पढ़ते पढ़ते एक पेन का चिन्ह आ जाए। अच्छा, तो ये पेन चिन्ह का मार्क हो गया। अच्छा, तो गलती से वो हो गया है, वो खन ही है, खन खा के ठीक है, ऊपर अनुस्वार नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ठीक चीज है। और पूछनी थी, जहाँ री का उच्चारण आ रहा था, एक धातु जी। ऐसी थी जिसमें दीर्घ री था, बाकी जी। धातुओं में सब में ह्रस्व री था। तो उनके हाँ जी। उच्चारण में कोई भिन्नता होती है जो मुझे स्पष्ट नहीं है। जी देखिए, यदि आपको देखिए ह्री, मैंने क्या बोला? ह्री। तो ह्री ह्रस्व मतलब क्या ये। है? हा और री, छोटा री है, ठीक है। हाँ, अब मैं बोलूंगा री, ह्री, तो दीर्घ इसमें है क्या हो ये। जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो और स्पेलिंग देखिए, में भी थोड़ा सा अंतर है, एक में एक ही घुंडी है और एक में और डबल घुंडी है, यानी हाँ, दीर्घ में डबल डबल घुंडी का घुंडी मतलब ये है होगी। कि वो दीर्घ है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। हाँ, थैंक यू। सौरभ के कौशल जी। हाँ जी सर। मनीष सर, ये प्रश्न मेरा है कि जो आपने कुहोष्चु सूत्र पढ़ाया उसमें कवर्ग का चवर्ग में हमने परिवर्तन किया, तो ये तो जो बाकी जो हमारे वर्ग हैं जैसे चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग, तो इन सब के भी मतलब महाप्राण भी अल्प प्राण में मतलब परिवर्तित होते हैं और उनका वर्ग एक ही रहता है। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, ये जो आप महाप्राण और अल्पप्राण की बात कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये कुहोष्चु के अंतर्गत ये नहीं आता है सूत्र। ठीक है। आप जो कह रहे हैं महाप्राण और अल्पप्राण, यदि मैंने कहा, देखिए आपका जो महाप्राण क्या है, आपका झ है, ठीक है। झ मतलब झ क्या, आप ले लीजिए, भा ले लीजिए, भा, ठीक है। अब भा महाप्राण है, यदि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अब मैं कहूं कि भा क्या है? महाप्राण, इसको अल्प प्राण बनाना है, ठीक है। भा को अल्प प्राण बनाना है, तो अल्प प्राण में तो आपका पा भी आ जाएगा और बा भी आ जाएगा, तो कोई निश्चित है क्या दो आएंगे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो महाप्राण है उसके एक पहले वाला अल्प प्राण आएगा, और जो बाकी वर्ग है जैसे च वर्ग का है, जैसे च छ है तो छ में सिर्फ च ही आएगा, उसका किसी और वर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ जी, उसका किसी और वर्ग में परिवर्तन नहीं होना है, उसी वर्ग में ही करना है उसको। पर बाकी वर्गों में भी परिवर्तन होगा, महाप्राण का अल्प प्राण में, उससे एक पहले वाला। इसका उत्तर मैं आपको ये दूंगा, ठीक है, कि आप उसी वर्ग में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्थान में लाइए, जैसे आपका ख है, ठीक है, ख का स्थान क्या है? आपका कंठ, ठीक है। ठीक है। और आपको कंठ है तो आप च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि च का स्थान तालु है, ठीक है। तो आप खा के स्थान पर का इसलिए ही करेंगे क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है, ठीक है। और मनीष यदि महोदय, आपको वो ये पूछ रहे हैं, वो सिर्फ क वर्ग के लिए एप्लीकेबल है कि ये ट वर्ग के लिए भी एप्लीकेबल है, प वर्ग के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पूछ रहे हैं। जी, जो कुहोष्टु सूत्र है, यह केवल तो सिर्फ क्या क कह रहा है? वर्ग के कवर्ग लिए को चवर्ग बनाना है, बस उतना ही है, केवल। बाकी सब हाँ, बाकी टवर्ग होगा, तवर्ग होगा, पवर्ग होगा, इनको कुछ नहीं बनाना है। हाँ, तो मतलब पर टवर्ग में भी अगर वो दूसरा है, जैसे ट ठ है, तो ठ का ट बन जाएगा। ये अगले सूत्र का विषय है, ये अभ्यासी चर्चा का, ना कि कुहोष्टु का। क्षम्यता सौरभ कौशल जी, प्लीज अपना जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सर, सुषमा अग्रवाल जी। बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जी, अभ्यास चर्चा वाला सूत्र है उनका। हाँ, तो मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सौरभ कौशल जी, आप ऐसा करिएगा, आप मेरे से ना प्राइवेट संपर्क करिए, पर्सनल, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मैं आपसे फिर कॉल कर लूंगा। आपके पास नंबर तो होगा ही मेरा? हाँ जी, मैंने बात की आपसे पहले, मैं कर लूंगा। अल्प प्राण महाप्राण टॉपिक से अलग से, तो ठीक से। अरे सर, वो सुषमा अग्रवाल जी। मेरा सुषमा अग्रवाल जी। हाँ, मनीष जी,
ये जी जो सामान्य अभ्यास कार्य हो रहे हैं ना, तो उसमें सारी हलादी धातुएं ही दिख रही हैं, कहीं पर अजादी धातु नहीं है। तो ये अजादी धातुओं के लिए ये सारे सूत्र एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखिए आजादी और ये जो बात है आपकी आजादी है, आपको आजादी का विचार कब करना है आपको, जब आपकी धातु अनेकाच होगी। हाँ, तो ठीक है? जैसे उखी है तो वो अनेकाच हो गई ना, तो हाँ जी। उखी में हमने उखी खी किया, तो इसमें सारे सूत्र एप्लीकेबल, जैसे कुहोष्टु हो गया, तो ये सूत्र कैसे हम अप्लाई करेंगे इसमें? इसका मतलब मैं इसको देख कर बताता हूँ आपको अगली क्लास में, ठीक है? जी ठीक है। पवन कुमार महोदय, अंतिम प्रश्न। हरि ओम। पवन कुमार महोदय वदतु। ये कुहोष्टु सूत्र से हमने हकार का जब झकार कर दिया, तो अनादेश अभ्यास में शल को क्यों लाए हैं, शर क्यों नहीं लाए? श श श हा नहीं होना चाहिए, हा का तो हम आदेश करा झकार में परिवर्तित करा चुके। देखिए वो कोई जो उसका वो जो माता जी ने लिखा है, ठीक है, वो एक सामान्य वो है अर्थ है, ठीक है, वो कोई सूत्र नहीं कह रहा है। जी जी। यदि आप चाहे तो आप शर भी मान सकते हैं उसे, जी शर होगा। धन्यवाद। ठीक बस है? बस यही कंफर्म करना था जी, धन्यवाद। वो तो एक ऐसे सामान्य की जैसे मतलब हर व्यक्ति की एक अलग अलग सोच होती है, ठीक है? जी 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 जी। अब आपको किसी व्यक्ति को कोई मार्ग बताना है, तो आप अपने मस्तिष्क के द्वारा बताएंगे, मैं अपने मस्तिष्क के द्वारा बताऊंगा, ठीक है? पर ये मस्तिष्क वाली बात हो गई है, ठीक है? पर ये कोई सूत्र नहीं कह रहा है कि शल बचेगा, ये सब तो एक सामान्य बात है, ठीक है? जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद मनीष महोदय। मंजू भाई महोदय, आपने अगला कोई क्लास मिस किया है क्या? पहले क्लास मिस किया है आपने? अगर कोई क्लास मिस करता है प्लीज यूट्यूब देख के आइए, तो उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ समय नहीं निकालेंगे। अगर मिस किया है तो आप देख के आए, और प्रश्न होगा वो अंत में पूछेंगे, बीच में नहीं पूछेंगे, तो अपना क्लास सही चलेगा। ठीक है? हाँ ठीक। हाँ बोलिए। इस कक्षा का मतलब ये जो हमारी जो क्लास चल रही है व्याकरण क्लास में, यदि आप एक क्लास छोड़ देते हैं तो आपको अगली कक्षा में समझने में बहुत दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? यदि आप कोई क्लास नहीं ले पा रहे तो आप अगली क्लास YouTube पे देखकर ले लीजिए, इससे YouTube पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ 60-65 लोग रहते हैं, 1 मिनट भी जाएगा तो सबका 65 मिनट जाता है, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन अंत में पूछेंगे। पहले तो आप YouTube वीडियो देख के आइए, तो मोस्टली प्रश्न आएंगे नहीं आपको, और ये टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आएंगे उतने प्रश्न मनीष जी जवाब देंगे। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद कुल महोदय। हाँ, शांति मंत्र का कार्यशरी मनीष जी। जी महोदय। हाँ, शांति मंत्र का कार्य तो कृपया जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। नमो नमः सर्वेभ्यो। पुनर्मिलामः गुरुवासरे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये यूट्यूब पर नहीं है क्या महोदय? नहीं, अभी एक्चुअली है। नमो नमः, धन्यवाद। शायद हम लोग ने रिले नहीं किया था। निकुंज महोदय, सबको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं किसी को लगता है मैं कट कर रहा हूँ, तो वो इंटेंशन नहीं है। सबका अपना क्लास चले इसलिए मुझे थोड़ा कट मारना पड़ता है। नहीं महोदय, देखिए एक बात कि इतनी बड़ी उसमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, ठीक है? और एक व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति का भी एक होता है
वो अलग बात होती है। उस व्यवस्था को निभाने में कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ लोग बुरा नहीं मानते हैं, पर लेकिन जो समझदार व्यक्ति होंगे उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था बनाई जा रही है। इसलिए मैं बोला क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो करना मेरा दायित्व है, तो वो मैं करता रहूंगा। हेतल जी का कोई क्वेश्चन है क्या अभी? हेतल जी जी महोदय, तो एक बार जिन को लेफ्ट होना है वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो मतलब क्लास रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग मनीष सर, कृतज्ञ